हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पर। मुगल एम्पर के द्वारा अपॉइंटेड लास्ट गवर्नर कौन होता है बंगाल का। ठीक है, देखिए मुर्शीद कुली खान होता है। तो उस टाइम का जो गवर्नर है बंगाल का वो मुर्शीद कुली खान होता है 1717 में, जिसको मुगल एम्परर फर्रुख सियर जो है अपॉइंट करता है। कौन करता है? फर्रुख सियर अपॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अपॉइंट करता है मुर्शीद कुली खान को। ठीक है, नियुक्त करता है। ठीक है, मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका जो सन इन लॉ होता है वो सुजाउद्दीन होता है और वो जो है गवर्नर बन जाता है बंगाल का। तो वो किसी के द्वारा अपॉइंट नहीं होता, बल्कि मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको मान्यता देती है, रेटिफाई कर देता है, मान्यता देता है कि ठीक है आप गवर्नर हैं, ये हम मान्य है, हमारे लिए हम मान्य करते हैं कि आप गवर्नर हैं। अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो अपॉइंटमेंट किसका होता है? मुर्शीद कुली खान लास्ट गवर्नर होता है जिसका अपॉइंटमेंट होता है, जिसको फर्रुख सियर जो है अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा which was the following war consolidated British supremacy over India। ठीक है, कौन सा वार होता है जिसमें ब्रिटिश की सुप्रीमेसी, ब्रिटिश का जो है जो उनकी कंट्रोल होता है इंडिया में, उनका होल्ड जो है इंडिया में होता है वो स्टार्ट हो जाता है। होल्ड होता नहीं है लेकिन उनको एंट्री मिल जाती है, एक सुप्रीम पावर बन जाते हैं। तो ये बैटल ऑफ बक्सर होता है। और अगर एक क्वेश्चन आता है कि उनका पावर वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया में कर लेते हैं, वो कौन सा होता है? तो वो बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, अभी बैटल ऑफ प्लासी जिसमें उनको टिकट मिल जाता है इंडिया में एंटर करने के लिए, और बैटल ऑफ बक्सर में जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल पावर वो गेन कर लेते हैं इंडिया में, टेरिटोरियल पावर गेन कर लेते हैं इंडिया में। ये बैटल ऑफ बक्सर में होता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए प्लासी के बैटल के बारे में पढ़ें तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी जो होता है वो 23 जून 1757 23 जून 1757 को होता है। इसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जो है नवाब सुजाउद्दौला को डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। तो हराते कैसे हैं? ब्रिटिश की तरफ से जो कमांडर होता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नाम याद रखिएगा, आगे बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश की तरफ से होता है, और जो सुजाउद्दौला होते हैं उनकी तरफ से 3 ट्रेटर्स होते हैं। ट्रेटर्स मतलब होता है कि जो षड्यंत्रकारी होते हैं, जो अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं। ठीक है, तो 3 ट्रेटर्स का नाम जान लीजिएगा, जफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। जफर, जो यार लतीफ़ खान और राय दुर्लभ। ठीक है, ये जो है सिराजुद्दौला के ट्रेटर, जो उनके साम्राज्य के लोग होते हैं, उनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं ये लोग, लेकिन ये लोग सुजाउद्दौला के खिलाफ ही जो है षड्यंत्र रचने लगते हैं। इनको कुछ जो है ब्रिटिश की तरफ से कुछ ऐसा प्रॉमिस होता है कि अगर वो सुजाउद्दौला को हटा देंगे तो इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो ये लोग जो है सुजाउद्दौला के अगेंस्ट जो है ब्रिटिश के साथ जाके मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला होता है, सुजाउद्दौला नहीं सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला क्या होता है कि इनको कहा जाता है कि आप चले जाइए, हम लोग छोटा सा युद्ध है हम लोग संभाल लेंगे। ये जैसे ही वापस होते हैं ये अंग्रेजों के साथ जो है अपना साठगांठ बना लेते हैं और अंग्रेज जो है विक्ट्री जो है घोषित कर दी जाती है कि अंग्रेज जो है विक्ट्री हो गया अंग्रेजों की। ठीक है, तो जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा जो प्रदेश था वो जो है कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटिशर्स के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ कौन सी बैटल में? अभी हमने जस्ट देखा कि जो सिराजुद्दौला है उसकी हार होती है बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Who was the founder of the British Empire in India? इंडिया में अगर हम देखें तो ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कौन होता है, किसने नींव रख दी होती है? ये लॉर्ड क्लाइव होता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जो है एक छोटा सा जो है आर्मी में काम करने वाला एक छोटा सा सैनिक होता है, धीरे धीरे वो गवर्नर तक बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो गवर्नर के पद तक आ जाता है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव को हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है कंसोलिडेट करता है ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में। ठीक है, ये जो है मजबूत करता है ब्रिटिश एम्पायर को। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी में 23 जून 1757 में जो है ये सारी चीज़ें परिणित में आ जाती हैं, सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है और ब्रिटिशर्स जो है विक्ट्री हो जाता है उनका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द हेवन बॉर्न जनरल? ठीक है, जो एक आसमान से उतरा हुआ, स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल किसको कहते हैं? तो ये लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। और कहा किसने था ये भी देख लीजिए, कहा था विलियम पिट ने। ऐसा विलियम पिट ने कहा था कि ये स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल है। देखिए होता क्या है कि लॉर्ड क्लाइव जो है 2 बार जो है गवर्नर बनता है, एक बार तो 1757 से 1760 में और दूसरी बार 1765 से 1767 में। ठीक है, तो बंगाल का नवाब जो होता है सुजाउद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब को जो है ट्रिटी जो साइन करनी पड़ती है इलाहाबाद की,
ठीक है। ही इस्टेब्लिश्ड, एक स्टेट इस्टेब्लिश कर लेता है बंगाल में सक्सेसफुली, जिस पे स्ट्रांग होल्ड होता है ब्रिटिशर्स का, ठीक है। विलियम पिट इसको कहता है कि हेवन से उतरा हुआ एक जर्नल है। बैटलफील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन, तो जो प्लासी की बैटलफील्ड है, प्लासी एक पलासी का फूल होता है, पलासी जो है फूल जहाँ पे अधिकता होती है बंगाल में एक जगह है, ठीक है, बैटल ऑफ पलासी। तो उसी को जो है अभी इसका नाम है पलासी है भी, ठीक है, पलासी ना, अब मॉडर्न नेम प्लासी हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो है वहीं पे बैटल वेस्ट बंगाल के पास लड़ी जाती है, ठीक है ना, भागीरथी के रिवर के तट पे नदिया गांव होता है। नदिया गांव, आप अगर नदिया गांव एक बहुत बड़े सेंट थे, नदिया गांव से ही थे, अगर आपको नाम पता हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण की वो पूजा करते थे, तो उनका नाम क्या है बता सकते हैं, नदिया ही डिस्ट्रिक्ट से वो भी थे। अच्छा, 23 जून 1757 में जो है ट्रूप्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो रॉबर्ट क्लाइव के जो है नेतृत्व में आती हैं और जो है नवाब का जो बंगाल होता है सिराजुद्दौला, उसको डिफीट कर देती है बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर 1757, हमने देखा अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ठीक है, किसने जो है अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट कर ली थी। तो देखिए ये मीर कासिम होता है। मीर कासिम बहुत ही योग्य जो है एक सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना, अमंग अनदर सक्सेसर ऑफ द नवाब अली वर्दी खान, ठीक है। तो ये बहुत ही इफिशिएंट सक्सेसर, बहुत ही अच्छा सक्सेसर होता है। वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। पूर्णिया और मुंगेर का जो एरिया होता है वहाँ पे वो जो है रहता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन देखता है। वो अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लेता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। क्यों ट्रांसफ़र कर लेता है कि कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है और ब्रिटिशर्स कलकत्ता से बहुत बार जो है इंटरफेयर करते रहते हैं इंटरनल मैटर्स में, तो उससे परेशान होकर वो मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल मुंगेर कर लेता है ताकि वहाँ से प्रशासन वो स्वच्छंदता से चला पाए, है ना, अपनी जो है इच्छा से अकॉर्डिंगली चला पाए वो, ठीक है। वो अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल पे तैयार करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मुर्शीद कुली खान की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप आर्म्स वगैरह की एक फैक्ट्री लगाता है वो मुंगेर में, मैन्युफैक्चर टैंक वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, तो काफ़ी जो है ये एडवांस पर्सन होता है, ठीक है। अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्टेट की उसको सुधारने की बहुत कोशिश करता है। ये बहुत सारे तरीके के टैक्सेस लेता है, इवन ये टैक्सेस बढ़ा देता है। ये 3/32 जो है टैक्स लेने लगता है, ठीक है। और एक टैक्स नया ये शुरू कर देता है, इसका नाम है खीरी जामा। क्या नाम है, खीरी जामा। तो खीरी जामा नाम का एक टैक्स ये स्टार्ट कर देता है जो है पहले नहीं लिया जाता, तो अब एक नया खीरी जामा टैक्स लेने लगता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मीर कासिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, सबसे जो है इंपॉर्टेंट बैटल जो थी जो सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर देती, वो आपकी बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने बैटल ऑफ प्लासी देखा कि वो जीत एक तरीके से नहीं थी, उसको हम जीत कह नहीं सकते क्योंकि वो ट्रेटर्स थे, जो षड्यंत्रकारी थे, वो मिलके जो है एक षड्यंत्र रचते हैं और जो नवाब होते हैं बंगाल के उनको हार जो है घोषित कर देते हैं। एक तरीके से नकली विक्ट्री थी वो, ठीक है। अब बहुत लोग ये कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र था, एक अच्छा कूटनीति था किसका, क्लाइव का, लेकिन ऐसी कोई बहादुरी वाली विक्ट्री नहीं थी। लेकिन ये जो बैटल ऑफ बक्सर होता है इसमें जो है इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज अंग्रेज अपनी दिखा देते हैं और इंडिया की तीन जो आपके फोर्सेस होते हैं, अलाइड फोर्सेस होते हैं, उनको हरा देते हैं। अब हम देखते हैं 3 लोग कैसे लड़ रहे हैं एक साथ जो है अगेंस्ट ब्रिटिश, कौन से हैं बोलो। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को होता क्या है कि ब्रिटिश आर्मी जो है डिफीट कर देता है किसको, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, जिसकी अभी हमने बात की थी। नवाब ऑफ अवध जो होता है सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब होता है। सुजाउद्दीन अलग है, सुजाउद्दौला अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आपका है जो मुंगेर का जो मुगल एम्परर होता है, जो मुगल एम्परर मतलब पूरे भारतवर्ष का जो एम्परर होता है शाह आलम सेकेंड। तो 3 लोग को, ये तीनों की आर्मी कंबाइंड होती है। जो मीर कासिम होता है जब वो परेशान होता है तो सुजाउद्दौला से हेल्प मांगने जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है शाह आलम से भी हेल्प मांगता है। तो तीनों लोग मिलकर जो है अंग्रेजों को हराने के लिए जो है लड़ते हैं, लेकिन ये तीनों लोग जो है अंग्रेजों से हार जाते हैं। कब, 22 अक्टूबर 1764 1764 में, ठीक है। अब देखिए इस बार जो ब्रिटिश की आर्मी होती है वो किसके कमांड में होती है, हेक्टर मुनरो के। पहले किसके में थी, प्लासी में, ये जो है आपका क्लाइव के। दूसरे में किसके में थी, हेक्टर मुनरो के। द बैटल ऑफ बक्सर होता है और बक्सर की बैटल में जो होता है जो प्लासी का जो रिजल्ट होता है उसको बिल्कुल मजबूत कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे
प्लासी का जो रिजल्ट था कि जो पास मिल गया, पास मिलने के बाद वो अपना काम इंडिया में शुरू कर देते हैं, अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर लेते हैं। कहाँ पे? बनारस और इलाहाबाद में, क्रॉस गंगा का जो तट है बनारस और इलाहाबाद में अपनी अपनी पावर वहाँ पे स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इनको समझ में आ जाता है और लोगों को भी, यहाँ के जो लोकल राजा महाराजा होते हैं वो समझ जाते हैं, जो एम्परर होते हैं, कि इसके जो है जो ब्रिटिश आर्मी है उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। एक दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक जेम्स स्टीफन होते हैं। जेम्स स्टीफन कहते हैं द बैटल ऑफ बक्सर डिजर्व्स मोर क्रेडिट देन द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ बक्सर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी की अपेक्षा। ठीक है ना, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में ट्रेचरी थी, मतलब धोखा था। बैटल ऑफ बक्सर में जो है इन्होंने अपना सच में जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ थी वो दिखाई। ठीक है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, मिलिट्री स्किल दिखाया। तो ये हमने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, Who was the ruler of the Delhi at the time of the Battle of Buxar? शाह आलम सेकेंड हमने अभी देख लिया, शाह आलम सेकेंड था, वही जो है नवाब था। नवाब ऑफ द बंगाल वो इम्परर था। नवाब ऑफ द बंगाल व्हेन बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। तो बंगाल का नवाब कौन था उस टाइम? तो उस टाइम जो है बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे मीर कासिम था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है और जो है हेक्टर मुनरो की जो लीडरशिप में होता है। कंबाइंड फोर्सेस होती है मीर कासिम की, नवाब ऑफ बंगाल की जो मीर कासिम होता है, और मुगल किंग शाह आलम, नवाब ऑफ सुजाउद्दौला होता है, नवाब ऑफ अवध। ये तीनों की सेनाएं मिलकर जो है लड़ती हैं और हार जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसाइसिव बैटल फॉट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे जो है इंपॉर्टेंट बैटल होता है जो लड़ा जाता है वो बैटल ऑफ बक्सर है। क्यों है अभी हमने देख लिया। फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया मार्क बाई, पहला सबसे डिसाइसिव जो विक्ट्री होती है वो कौन सी होती है? तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर क्यों है हमने ये भी देख लिया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो तीनों नवाब जो है अवध के नवाब को हराया, बंगाल के नवाब को हराया, और साथ में एम्परर जो है ना, जो इंडिया का एम्परर है वो भी हार गया। तो अब कौन बचता है लड़ने के लिए? तो इसलिए बहुत ही डिसाइसिव, बहुत ही निर्णायक बैटल थी, ये युद्ध था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको मिला है दीवानी? किसने दीवानी जो है ग्रांट कर, किसने दीवानी अंग्रेजों को दिया था? ठीक है, तो देखिए शाह आलम सेकंड ने जो है दीवानी दे दिया था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ट्रिटी होती है, इलाहाबाद की ट्रिटी होती है अगस्त 1765 में, और उसमें शाह आलम सेकंड जो होता है वो कंपनी के अंडर प्रोटेक्शन में ले लिया जाता है कि अब जो है आपका कोई पावर नहीं है, आप कंपनी के अंडर हैं, आपको प्रोटेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है ना, आपकी सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। तो कंपनी के प्रोटेक्शन में शाह आलम दिल्ली को ले लिया जाता है। ठीक है, और अब क्या होता है कि उसको मजबूर किया जाता है कि वो इलाहाबाद की ट्रिटी साइन करे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नवाब अवध का जो नवाब होता है सुजाउद्दौला, वो जो है कुछ कैपिटल अपनी छोड़ देता है, कुछ जगहें, कैपिटल मतलब टेरिटरी अपनी देता है। कौन सी? कड़ा और इलाहाबाद की, जिसमें जो है अलाउ किया जाता है कि नवाब वहाँ पे रहेगा, कड़ा और इलाहाबाद में नवाब जाके रहेगा। ठीक है, देखिए द एम्परर इशूड एन ऑर्डर, एक ऑर्डर इशू करता है एम्परर। ठीक है, कौन सा ऑर्डर? इसमें जो है 12 अगस्त 1765 को एक ऑर्डर देता है कि दीवानी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी, और उसके बदले ब्रिटिशर्स उसको 26 लाख रुपए देते हैं और 53 लाख रुपए निजामत के एक्सपेंसेस को, जो उसका जो है अपना छोटा मोटा जो दो लोग बचते हैं राज्य में उनकी जो है ज़रूरतों को अपना थोड़ा बहुत चलाने के लिए जो 53 लाख रुपए और मिलता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल। उस टाइम गवर्नर था बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव। जब जो है ये इलाहाबाद की ट्रीटी होती है तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन था जब इलाहाबाद की ट्रीटी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, एम्परर्स ऑर्डर लीगलाइज द, अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक दरबार छोटा सा लगा हुआ है जिसमें शाह आलम जो है किसी पे साइन कर रहा दस्तखत पे कि बंगाल और बिहार उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को सौंपी जा रही है, तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, द एम्परर्स ऑर्डर लीगलाइज द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द कंपनी इन बंगाल and British rule expanded all over the Indian including Delhi। तो ये जो अथोराइज कर देता है कौन? और ये जो हमारा शाह आलम होता है, ये इंडिया का एम्परर होता है कि ब्रिटिश का पावर जो है बंगाल के सहित पूरे इंडिया में, दिल्ली के सहित पूरे इंडिया में जो है ये जो है लीगलाइज हो जाता है। सक्सेसर ऑफ शाह आलम सेकेंड दैट इज अकबर सेकेंड एंड बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, जो सक्सेसर जो उत्तराधिकारी होता है शाह आलम सेकेंड का, अकबर सेकेंड और बहादुर शाह सेकेंड को जो है पेंशनर बना दिया जाता है कि मतलब आप पेंशन पाएंगे, आप जिए खाइए, आपको इससे ज़्यादा कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ द बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मुगल एम्परर, और वो उनका नाम भी होता है शाह आलम सेकेंड। ठीक है। In which governor's tenure दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा was granted to ईस्ट इंडिया कंपनी by एम्परर शाह आलम सेकेंड। ठीक है। किसकी जो है किसकी गवर्नरशिप में हुआ था, कौन गवर्नर था उस टाइम लॉर्ड क्लाइव था। अभी हमने देखा था लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, और उसी में जो है दीवानी दे दिया गया था अंग्रेजों को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एम्परर शाह आलम सेकेंड गेव द दीवानी टू द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 12 अगस्त 1765। ये जब कब साइन किया था ये भी ध्यान रखिएगा, दीवानी दिया गया था 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ द मुर्शिदाबाद बाय क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। तो देखिए इलाहाबाद ट्रीटी जब हो जाती है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है किसके हाथ में आ जाता है, अंग्रेजों के। तो अंग्रेज एक डेप्यूटी दीवान जो है क्या करते हैं, डेप्यूटी दीवान अपॉइंट करते हैं, उसका नाम होता है मोहम्मद रजा खान। ठीक है, मोहम्मद रजा खान। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड बैटल ऑफ इलाहाबाद, जो दूसरी ट्रीटी होती है, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, जो मुगल शाह होता है वो जो है कंपनी के प्रोटेक्शन में अंदर आ जाता है। ठीक है, इलाहाबाद में रहता है और वो दीवानी दे देता है। ठीक है, दीवानी मतलब होता है फिजिकल रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी, मतलब आपको रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी मिल जाएगी, आपको जितना रेवेन्यू पैसा मिल रहा है आप सब अपना रख लीजिए, तो ये होता है दीवानी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, एक फरमान जारी कर देता है 12 अगस्त 1765 को, जिससे उनको दीवानी दे दी जाती है। और 26 लाख और 53 लाख रुपए हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो है नवाब को उसके बदले दे दिया जाता है। अब देखिए अब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, वो टैक्स भी नहीं कलेक्ट करना चाह रहे थे, टैक्स कोई कलेक्ट करके उनको दे दे। तो कंपनी जो है अपॉइंट करती है 2 दीवान, एक तो होता है मोहम्मद रजा खान, वो बंगाल का होता है, और सिताब राय जो होता है वो बिहार का होता है। एग्जाम में पूछता है कि मोहम्मद रजा खान कहाँ से रिलेट करते थे, तो वो बंगाल के थे, और सिताब राय बिहार के थे। तो इनको जो है दीवानी दे दी जाती है। All the businesses of दीवानी and निजामत were conducted by Indians but authorized by the British company। तो दीवानी का भी काम इंडियंस कर रहे थे, निजामत का भी काम मतलब राज्य चलाने का भी काम इंडियन कर रहे थे, और जो आपका वो कर था उसको वसूलने का भी काम इंडियन कर रहे थे, लेकिन वो अथोराइज थी किसकी, ब्रिटिश कंपनी जो है, वो जो राजा थी जिसके पास सारी अथॉरिटी थी, सारा पावर था, वो ब्रिटिश थी। ठीक है, ये लोग सिर्फ काम कर रहे थे। With which one of the following the mountain tribes did British first into, है ना, into contact with after the grant of the दीवानी in the year 1765। तो जब जो है दीवानी मिल जाती है तो पहली ऐसी कौन सी ट्राइब आती है जो 1765 में जो है डायरेक्ट ब्रिटिश के कांटेक्ट में आ जाती है, तो खासी ट्राइब होती है। तो देखिए सिलहट की दीवानी मिलते ही जो है 1765 में ये लोग एक जो है रोड बनाना प्रिपेयर कर देते हैं, जिससे कि जो है सिलहट को जयंती और गारो हिल से जोड़ दिया जाए, सिलहट को जयंती और गारो हिल से कनेक्ट कर दिया जाए सीधे जो है। अब क्या होता है कि जो जब रोड से जोड़ा जाता है तो इसका विरोध करते हैं खासी ट्राइब, और खासी ट्राइब जो है उनके सामने आ जाते हैं। उसका लीडर होता है खासी ट्राइब का तीरथ सिंह, क्या नाम होता है, तीरथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया 18th सेंचुरी। तो एक तो बैटल ऑफ अंबर है, बैटल ऑफ प्लासी है, और बैटल ऑफ वांडीवास है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी, फिर वांडीवास और फिर बक्सर होता है। एक बार हम देख लेते हैं बैटल्स कौन करते हैं, क्या बोलते हैं इनको। देखिए बैटल ऑफ अंबर जो होता है वो 2 कंबाइन आर्मीज होती है, किसकी, मुजफ्फर जंग की और चंदा साहब की। ठीक है, हम साउथ में आ गए हैं, तो मुजफ्फर जंग, बैटल ऑफ अंबर वही होता है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की दोनों की कंबाइंड आर्मी जो होती हैं, और एंड फ्रेंच डिफीटेड द एंड किल्ड द अनवरुद्दीन एट द बैटल ऑफ अंबर। ठीक है, बेल्लोर एक जगह है, बेल्लोर में जो है बैटल ऑफ अंबर जो है लड़ा जाता है, और वहाँ पे कंबाइंड आर्मी जो होती हैं किसकी, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की, और फ्रेंच की, वो जो है अनवरुद्दीन को मार देती है, किल कर देती है अनवरुद्दीन को। ठीक है, कहाँ पे, अंबर में। कब होता है, 1749 में। मुजफ्फर जंग जो होता है वो सूबेदार बन जाता है डेक्कन का, मुजफ्फर जंग जो है डेक्कन का सूबेदार बन जाता है। डुप्लेक्स was appointed governor of all the मुगल territories south of the river कृष्णा। तो जितनी भी मुगल टेरिटरीज होती हैं, ठीक है, कृष्णा के जो है दक्षिण में, उसका जो गवर्नर होता है उसको डुप्लेक्स को बना, डुप्लेक्स कौन है, फ्रेंच गवर्नर है, डुप्लेक्स को बना दिया जाता है। ठीक है, निज़ाम सरेंडर्ड सम डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्दर्न सर्कल्स टू द फ्रेंच। निज़ाम को कुछ डिस्ट्रिक्ट भी फ्रेंच को छोड़ देनी पड़ती है। तो ये जो हमारा बैटल था, फ्रेंच आर्मी अंडर द बुशी। देखिए एक बुशी होता है, फ्रेंच आर्मी होती है, बुशी के अंडर जो है फ्रेंच आर्मी
होती है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है इलाहाबाद में होते हैं। तो ये आपकी अंबर की बक्सर थी, बस आप जान लीजिए कि क्या थी, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट। ये बैटल ऑफ प्लासी आप जानते हैं, ठीक है। प्लासी में जो है बैटल में क्या होता है कि जो नवाब होता है बंगाल का सिराजुद्दौला, ठीक है, और ब्रिटिश की आर्मी जो होती है वो आपस में लड़ते हैं। जो मीर जाफर होता है टू बी प्लेस्ड ऑन द थ्रोन और रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को जो है ये लालच दिया होता है कि अगर हम ये जो सिराजुद्दौला है उसको हम हटा देंगे तो तुम्हें गद्दी पे बैठा देंगे। इससे इसके पीछे एक रीज़न होता है कि क्यों इतना लड़ाई लड़ना पड़ता है, सिराजुद्दौला से क्यों इतना नफरत कर रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया यहाँ पे। तो ब्लैक होल की एक थियरी थी, ब्लैक होल के अंदर जो है छोटे से एक कमरे में सिराजुद्दौला ने बहुत सारे अंग्रेजों को जो है डाल दिया था और बहुत सारे अंग्रेज मर गए थे उसी में, सफोकेशन की वजह से सांस नहीं ले पाए थे। क्यों? क्योंकि वो बार बार सिराजुद्दौला के मना करने के बाद वो फोर्ट अपना बना रहे थे, किला पे किला बनवाए जा रहे थे और जो है सिराजुद्दौला मना कर रहे थे। और लूटपाट के भी बहुत सारे काम थे जो हुगली में चल रहा था। तो सिराजुद्दौला इस बात से जो है नाराज थे और इसका बदला लेने के लिए जो ब्लैक होल थियरी थी, तो जो है रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है, कहाँ से, साउथ से। वो जो है लीड करता है आर्मी को और इसको हरा दिया जाता है, ठीक है ना। ये जो सारे मीर जाफर वगैरह षड्यंत्र करके बैटल को जो है किनके पक्ष में कर देते हैं, ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो मीर जाफर सीडेड टू द ब्रिटिश। अब जब मीर जाफर जो है उसको क्या बना दिया जाता है, उसको नवाब बना दिया जाता है। तो मीर जाफर क्या करता है, जब नवाब बन जाता है तो नजराना पेश करता है इन लोग को, भाई इनके लिए जो है उनको नवाब बनाया तो मीर जाफर को भी कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। तो वो क्या करता है कि वो 24 परगना, कलकत्ता का 24 परगना जो है उसको दे देता है और कितना 2,34,000 पाउंड जो है क्लाइव को भेंट कर देता है, एज अ गिफ्ट रिवॉर्ड देता है, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवास में क्या होता है कि वांडीवास में बैटल फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़ा जाता है। फ्रेंच जो है डिफीट हो जाते हैं, ठीक है। सर आयरकूट जो होते हैं वो लीडर होते हैं ब्रिटिश आर्मी का, याद रखिएगा। आयरकूट कौन होता है, ब्रिटिश आर्मी का लीडर होता है। फ्रेंच ट्रूप्स वर लेड बाय द काउंट डी लैली, लैली के नेतृत्व में फ्रेंच टीम होती है और सर आयरकूट की ब्रिटिश होती है और इसमें फ्रेंच की हार होती है वांडीवास में, मतलब वॉश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। कौन, फ्रेंच लोग, ब्रिटिश हरा देते हैं इनको। नेक्स्ट हमारा है बैटल ऑफ बक्सर। आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर, तो हमने ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट है द नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है। तो वांडीवास में जो है कौन, सर आयरकूट होते हैं इंग्लिश की तरफ से, अभी हमने देखा था। सर आयरकूट कहाँ से होते हैं, इंग्लिश की तरफ से होते हैं। और वांडीवास में जो है आयरकूट जो है हरा देता है किसको, काउंट डी लैली को, जो फ्रेंच गवर्नर होता है, ठीक है। फ्रेंच गवर्नर ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बैटल ऑफ वांडीवास क्या होता है। इसमें जो है ब्रिटिश डिफीट करती है फ्रेंच को, बैटल ऑफ वांडीवास में ब्रिटिश जो है फ्रेंच को डिफीट कर देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है वो बताना। देखिए बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ वांडीवास है, बैटल ऑफ चिलियावाला है, बैटल ऑफ कुर्दा है, ठीक है ना। तो चिलियावाला बैटल ऑफ कुर्दा ये किससे रिलेटेड है। देखिए बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है तो बता दीजिए बैटल ऑफ बक्सर क्या है, कौन लड़ता है बैटल ऑफ बक्सर। तो ये ऑप्शन है आपका मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, ठीक है, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव। दूसरा है फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी और डलहौजी वर्सेस मराठा निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा जो है, कौन सा, अच्छा मैच नहीं करना, कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है, ठीक है। तो करेक्टली मैच आपका है बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवास जो है करेक्ट है क्योंकि जो फ्रेंच लोग थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया, अभी हमने जस्ट देखा था। तो आपका हो गया बी। अब फिर से ये रिपीट कर रहा है, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था हमने देखा है, बैटल ऑफ वांडीवास भी हमने देख लिया, बैटल ऑफ चिलियावाला देख लेते हैं। तो चिलियावाला जो बैटल होता है वो 13 जनवरी 1849 में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिश की आर्मी जो होती है, ठीक है, ये सिख की आर्मी एंड सिख आर्मी वाज अंडर द कमांड ऑफ शेर सिंह। ब्रिटिश की आर्मी और सिख की आर्मी जो होती है वो शेर सिंह पे होती है। गफ होता है जो ब्रिटिश की आर्मी को लीड करता है और शेर सिंह जो होता है वो सिख की आर्मी को लीड करता है। बैटल जो है अनडिसाइडेड रहती है, कोई उसका कॉन्क्लूसिव रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल। ये एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन जो है ये बैटल ऑफ चिलियावाला के टाइम पे कौन था, तो जो लॉर्ड डलहौजी होता है वो गवर्नर जनरल होता है इंडिया का इस टाइम पे। बैटल ऑफ खुर्दा देख लेते हैं, वो फॉट बाई मराठा, मराठा लोग लड़ते हैं अगेंस्ट निज़ाम, निज़ाम के खिलाफ जो है मराठा लोग की बैटल होती है बैटल ऑफ खुर्दा में।
विच मराठा वॉज डिफीटेड, इसमें मराठा की हार होती है, ठीक है, मराठा लोग की डिफीट होती है इस बैटल में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है, पोजेस ब्रिटिश इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है, तो अपोज किसने किया था ब्रिटिश को इंडिया में, तो देखिए मराठा ने किया था। ऑप्शन है मुगल, सिख और राजपूताना, तो नहीं है, मराठा ने जो है अपोज किया था। मराठा अपोज ब्रिटिश विगरसली इन इंडिया। मराठा वर सप्रेस्ड बाय 4 एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, तो ये जो है 4 एंग्लो मराठा वार हुए थे। कितने हुए थे? 4 एंग्लो मराठा वार हुए थे, 4 एंग्लो मराठा वार हुए थे। ऑन द रूइंस ऑफ द मुगल एम्पायर मराठा लेड डाउन देयर फाउंडेशन। तो मुगल एम्पायर, एक चीज़ ये भी क्वेश्चन मेंस का है कि जब मुगल एम्पायर जब जो है ख़त्म हुआ, जब वो जो है ख़त्म होने की गति में था अपने, तो कौन सा ऐसा पावर था कि जो फिर से जो है एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता था, जो फिर से जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ा हो सकता था, ठीक है, और क्या रीजंस थे, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। द रूइंस ऑफ द मुगल एम्पायर मराठा जो है, लेकिन ऐसा हो न सका, रीज़न क्या था कि क्यों ऐसा जो है मराठा एक बहुत बड़ा एम्पायर क्यों नहीं बन पाया, ठीक है। लेड डाउन ऑन द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेज, ठीक है। ब्रिटिश क्या हुआ, लॉस्ट फर्स्ट पहला जो एंग्लो मराठा वॉर था ब्रिटिश उसमें हार जाती है, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से हारती है। और एक ट्रिटी की से ये मराठा जो वो आपका फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वार होता है, एक ट्रिटी से खत्म होता है। जो ट्रिटी होती है वो होती है साल बाई की ट्रिटी। ट्रिटी मतलब क्या होता है कि चलो ठीक है, अगर हार जाने के बाद, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स जब हारते थे तो कोई ट्रिटी नहीं होती थी। कभी सुना है कि ब्रिटिशर्स हारे हो, कोई ट्रिटी हुई हो कि चलो ठीक है आपको वापस कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स जब हारते थे, है ना, इंडियंस जब हारते थे तो कोई ट्रिटी नहीं होती थी, और जब ब्रिटिशर्स हार जाते थे तो ये ट्रिटी एक कर लेते थे, माफ़ी मांगते थे और दोबारा जो है कुछ दिन बाद फिर से जो है अटैक करते थे। तो एक ट्रिटी होती है साल बाई की ट्रिटी, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब होता है और जब ब्रिटिश हार जाते हैं तो ट्रिटी होती है। वेलेस्ली ट्रैप्ड पेशवा इन द केस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस, और धीरे धीरे क्या होता है, वेलेस्ली जो होता है वो जो है एक बांध देता है पेशवा को सब्सिडरी अलायंस में। सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या होता है कि किसी स्टेट को अपने अंडर कर देना, अपने सब्सिडी बना लेना, अपने अकॉर्डिंग काम करना। सब्सिडरी मतलब होता है कि अपने साथ एसोसिएट कर लेना, ठीक है। 1802 में लॉर्ड हेस्टिंग्स इंस्टॉल ब्रिटिश सुप्रीमेसी आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द रेजिमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मराठा इन 1818। 1818 में जब मराठा का जो है क्या हो जाता है कि उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या करता है कि ब्रिटिश जो है सुप्रीमेसी जो है क्या कर देता है, इंस्टॉल कर देता है, उस जगह भी ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है कायम कर देता है उधर। तो वेलेस्ली क्या करता है, पेशवा के साथ सब्सिडरी अलायंस करता है और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है अपनी सुप्रीमेसी को वहाँ पे जो है मराठा एम्पायर में 1818 में काबिज कर देता है। तो ये चीज़ हमारी थी। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम रीजनल स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड मैसूर को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।